मॉर्निंग स्टूडेंट। वेक्टर फिजिक्स का टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है आपको फिजिक्स में। वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स 11th क्लास मेडिकल के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस फिजिक्स भी है और ये मैथ भी है। तो आज का लेक्चर जो है वो मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए भी है और 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी है। ये लेक्चर नंबर 10। इससे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ लेक्चर मैं मैथ्स के स्टूडेंट के लिए लिया था वो भी कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर इन अ प्लेन। ये काफ़ी ज़रूरत पड़ता है जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उसमें काफ़ी यूज होता है। सो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बड़ा आसान है, काफ़ी यूज होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन भी रहेगा बट बहुत इजी, छोटा छोटा क्वेश्चन। ये 10th क्लास जैसा आपको लगेगा तब इजी सा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर फर्स्ट पॉइंट मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पास है एक ऐसा है, एक ट्रायंगल मैंने बना दी। ये लेंथ है ए, ये है बी और ये सी है। सो ये मैंने ऐसे बना दिया ए बी सी और यहाँ कर दिया थीटा ऐसे। जस्ट 9th क्लास 10th क्लास अप्लाई करिए तो बताइए। अगर मैं यहाँ लिखूँगा साइन थीटा अगर मैं लिखूँ, सो साइन थीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। मतलब अगर आप सी को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ए साइन थीटा। तो ए को इधर कर लीजिए, सी इक्वल टू ए साइन थीटा। तब छोटा 10th क्लास। अगर आप कॉस थीटा यहाँ लगाएंगे तो कॉस थीटा आप इस ट्रायंगल के अंदर लगाएंगे कॉस थीटा, तो बी बाई ए। तो कॉस थीटा आप जानते हैं कि बी बाई ए, तो आप लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। बहुत छोटा टॉपिक है बट काफी यूज होगा, क्वेश्चन बनाते समय बहुत ज्यादा यूज होगा। छोटा छोटा पॉइंट देखिए, 9th क्लास का पॉइंट। अब आप ऐसे लिख सकते हैं, आप इस जो आपने बनाया है उसको ऐसे बोल सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास है ये लेंथ है ए, ये लेंथ ए हुआ और ये एंगल आपके पास थीटा है, ठीक है। तो कोई लेंथ बोलता है कि ये लेंथ बताइए, ये वाला लेंथ, ये जो कंपोनेंट है इसका, तो तुरंत आप नाम दे दीजिएगा, बोलिएगा इसका नाम हो गया ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा देखिए, तो ये जो b है b इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और ये जो कंपोनेंट है इसका नाम दे दीजिएगा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा हो गया। तो एंगल साइड कॉस होता है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब एक जो वेक्टर है, वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक होता है ये और एक 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री रहना चाहिए, ये 90 डिग्री पे दो कंपोनेंट लिया जाता है। तो ऐसे बोलते हैं कि एंगल साइड, जिस साइड एंगल रहे तो उसको बोलते हैं एंगल साइड कॉस। तो एंगल जो जिधर एंगल बन रहा है एंगल साइड कॉस थीटा और अदर साइड साइन थीटा। साइन थीटा हो गया, सिंपल सा। आपको ये जो आप पढ़ रहे हैं 10th क्लास का, इसी को उस फॉर्म में लिख लीजिए। नेक्स्ट, इसी को कोई वेक्टर फॉर्म में अगर आपको प्रेजेंट करना हो और वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहेंगे ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इसको आप बोलेंगे एक्स वाई प्लेन, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन अ प्लेन लेना है, प्लेन। और कोई भी वेक्टर आर है, मान लीजिए आप कोई वेक्टर आर को प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये वेक्टर आर है, एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से। तो ये जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट जो कहेंगे यहाँ से यहाँ का कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा, यही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाता है। या रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर को रिजॉल्व करना है, रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। सो जो एंगल साइड कंपोनेंट लेंगे, इस कंपोनेंट का नाम होगा आर कॉस थीटा। देखिए ये आर कॉस थीटा एंगल साइड। अदर साइड जो कंपोनेंट हुआ उसको आप बोल सकते हैं आर साइन थीटा, ये है आर साइन थीटा।
कई लोग बोलते हैं आप उधर क्यों बनाए हैं, इधर क्यों नहीं बना रहे हैं, तो ऐसे क्यों नहीं बना सकते हैं आप, वो ग्रीन और ब्लू एक ही चीज है, ग्रीन ब्लू एक ही है। देखिए ग्रीन वाला और ब्लू वाला इसको भी लिख सकते हैं आर साइन थीटा। तो एंगल साइड कॉस, अदर साइड साइन, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। इसी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये आर एक्स कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, इसको बोल सकते हैं आर कॉस थीटा। और इसको आप लिख सकते हैं आर वाई, इसको लिख सकते हैं आर साइन थीटा, सॉरी हाँ यस साइन थीटा। ये भी आर वाई है, इसको भी आर वाई लिखना है, ये भी आर वाई लिख सकते हैं। तो ये आर एक्स और आर वाई ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए, ठीक है। सो आर एक्स एंड आर वाई are defined as rectangular component of vector ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन अ प्लेन, प्लेन का मतलब दो ही एक्सिस होगा, एक एक्स एक्सिस होगा एक वाई एक्सिस होगा। तो दो कंपोनेंट लिखना सीखिए, क्योंकि ये आपको बहुत जरूरत पड़ेगा। आपको 11th क्लास का या 12th क्लास के फिजिक्स का क्वेश्चन बनाना है तो एक कंपोनेंट लेना सीख चाहिए आपको, जो कि बहुत इजी है और बहुत यूज भी होगा, हमेशा क्वेश्चन में आते रहेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसा है, कोई वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, कोई वेक्टर है, ये इसका नाम है आर, वेक्टर आर है, और ये एंगल लिखा हुआ अल्फा, ऐसे लिखा हुआ एंगल अल्फा। सो दो कंपोनेंट इसका लेना है, वेक्टर है अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दो कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट ऐसे बोल देंगे कि भाई ये वाला कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, ऐसे ऐसे बोलेंगे कि अलोंग वाई एक्सिस। और ये कंपोनेंट बोलेंगे कि अलोंग द एक्स एक्सिस, क्योंकि ये 90 डिग्री होना चाहिए, तब ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक एक्स की तरफ एक वाई की तरफ। एक्स में आप इधर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ये ऐसे लिख सकते हैं आर एक्स, ऐसे, ठीक है। तो देखिए रूल साइंस का समझिए, ऐसे समझिए। मान लीजिए इसको हटा दे रहा हूं, आप ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे भी। तो एंगल साइड कॉस, तो ये एंगल ऊपर है इस बार, तो इसका इस साइड कंपोनेंट लेंगे तो आर कॉस अल्फा, एंगल साइड कॉस, अदर साइड साइन। तो ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस, उसका नाम हो गया आर कॉस अल्फा, और अदर साइड जो है एंगल के अपोजिट, अदर साइड जो है साइन। तो ये रेड कलर और ग्रीन कलर 90 पे होना चाहिए, क्योंकि प्लेन में आपके पास दो एक्सेस, एक एक्स एक्सेस एक वाई एक्सेस। तो एक कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट 90 डिग्री पे रहना चाहिए। जैसे आप समझिए, आप क्वेश्चन बनाएंगे और उस समय आपको ये सब चीजों का जरूरत पड़ेगा। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन बना रहे हैं आपका लॉ ऑफ मोशन या फ्रिक्शन में, ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आप बना रहे हैं, ठीक। इस ऑब्जेक्ट को आप पुल कर रहे हैं, ठीक है। पुलिंग फोर्स जो है वो है एफ, और लिखा रहेगा पेपर में, ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा कि ऐसे ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनाते हुए, जस्ट कोई ब्लॉक को ऐसे खींच करके आप ले जा रहे हैं। कई टॉपिक में जरूरत पड़ेगा, लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी में, फ्रिक्शन में, कई टॉपिक में जरूरत पड़ेगा। तो आप क्वेश्चन सॉल्व ऐसे नहीं कर सकते। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस लेना पड़ता है या मोशन अलोंग वाई एक्सिस लेना पड़ता है, ऐसे नहीं, इस तरह नहीं। आपको जो भी लेना है, आपको मोशन, ठीक है, मोशन लेना होता है अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड वाई एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग लेना होता है मोशन, ऐसे लिखा हुआ है इस तरह से। तो आपका एक्स एक्सिस सोचिए कि ये है आपका, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है, ऐसे सोचिए। तो देखिए अब ऐसे इक्वेशन जब लिखेंगे लॉ ऑफ मोशन, तो फोर्स को ब्रेक करना सीखिए। फोर्स को जब ब्रेक करेंगे तो ये सब एकदम फास्ट,
ऐसे बोलेंगे, इधर ब्रेक करेंगे तो बोलेंगे ये फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस। और साइंस का रूल क्या है, एंगल साइड कॉस, ये है एंगल है तो एंगल साइड कॉस, तो एफ कॉस थीटा। और जब ऐसे लिखेंगे फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस, ऐसे फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस तो लिखेंगे एफ साइन थीटा। ये रोज का काम है, ये फिजिक्स में 11th क्लास 12th क्लास रोज काम है, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे लिखा रहेगा बट आपको इक्वेशन बनाना है, मोशन लिखना है अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस। तो एंगल साइड कॉस थीटा, अदर साइड साइन थीटा। और रटना नहीं है, ये नहीं कि इधर की तरफ कॉस थीटा, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, फिगर के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन बोला कि हमारा मोशन इस तरह से, रोज का पार्ट है ये, कंपोनेंट लेना, ये डेली काम करना है आपको, वेक्टर के हेल्प से आपको बनाना है। मान लीजिए बोला कि इसको पुल कर रहा हूं मैं, फोर्स एफ से पुल कर रहा हूं और वर्टिकल से मेक कर रहा है एंगल अल्फा, पुलिंग है, पुल कर रहे हैं हम लोग, खींच रहे हैं। जब चाहते हैं हम लोग बैग, जब कहीं जाते हैं तो आप ट्रेवलिंग बैग लेके जाते हैं तो बैग ऐसे पुल करते हुए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं पुलिंग फोर्स। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पुलिंग फोर्स, पुल कर रहे हैं, ये ब्लॉक को पुल करते हुए खींचते हुए जा रहे हैं। तो बोलता है पेपर में कि एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन, कभी कभी लिखेगा कि एंगल फ्रॉम वर्टिकल लाइन। तो सॉल्व करना है तो फट से आपको बोलना है कि ओह, इस मोशन को तो मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करना पड़ेगा मुझे वर्टिकल साइड में। ये इसका y कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट एंगल साइड आ रहा है, तो एंगल साइड कॉस, एफ कॉस थीटा, अदर साइड साइन थीटा। एंगल साइड कॉस, अदर साइड साइन। क्योंकि आपका स्टडी अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होता है। देखिए हो सकता है ब्लॉक को क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ब्लॉक को हम लोग पुल नहीं कर रहे हैं बल्कि पुशिंग फोर्स। ब्लॉक को देखिए मैं ऐसे पुश कर रहा हूं, एक तो तरीका है कि ऐसे इसको खींच रहे हैं हम लोग, ब्लॉक को ऐसे, ट्रॉली बैग है, ट्रॉली बैग लेके ऐसे चलते हैं तो हम लोग पुल करते हैं उसको, और यह है पुशिंग, पुशिंग किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग धक्का लगा के आगे बढ़ा रहे हैं, तो यह है पुशिंग फोर्स। तो सब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको ब्रेक करेंगे तभी ना, और लिखा रहेगा कि एंगल मेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इज थीटा, ऐसा लिखा रहता है थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट देखिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा, एक एक्स एक्सिस है तो दूसरा क्या है, वाई एक्सिस है। देखिए फिर से गड़बड़ मत कीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि एक्स एंड वाई है, बस परपेंडिकुलर रहेगा, ये कंफर्म है परपेंडिकुलर रहेगा, और वो देखते हुए फोर्स को, इसका कंपोनेंट लेंगे तो एक कंपोनेंट तो ऐसे आएगा, इसको बोलेंगे एफ एक्स, और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, ऐसे। ये नहीं बोलेंगे कि इसमें ऊपर हम कर देंगे, ऊपर कैसे करिएगा, फोर्स को बीच में लेना है ना, ये फोर्स को बीच में लेना है, एक ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट, क्योंकि फोर्स को बीच में लेना है। जब फोर्स को बीच में रखते हुए तो दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक ये कंपोनेंट बनाएंगे ऐसे, ये दोनों 90 डिग्री पे होना चाहिए, है 90 डिग्री पे, इसी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं। तो यहां पे वाई एक्सिस नहीं आके क्या रहा है, माइनस वाई आ रहा है, माइनस वाई, ठीक है। तो आने दीजिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दो कंपोनेंट 90 डिग्री पे होना चाहिए। बताइए, इस फोर्स का मैं इसको वेक्टर को मैं इस पे लिख सकता हूं, बोलिए ये जो फोर्स है, ये कंपोनेंट जो हुआ, ये एंगल है, एंगल साइड कॉस, इस कंपोनेंट को बोलेंगे एफ कॉस थीटा, और जो नीचे कंपोनेंट आ गया, ये जो कंपोनेंट नीचे गया, नीचे उसको बोलेंगे एफ साइन थीटा। हो गया, तो दो कंपोनेंट को, ये जो यहां लिखा हुआ वेक्टर को तो शिफ्ट कर ही सकते हैं भाई, आप पढ़े हुए हैं। एक वेक्टर ए है और मेरा मन कर रहा है कि इस वेक्टर को ऐसे लिख दूं,
लिख दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए। ये लेंथ सेम, सेम लेंथ सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही चीज है। तो वेक्टर को यहां से यहां कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। लेंथ सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ये दोनों चीजें क्या है, सेम। ये दोनों सेम वेक्टर। एट, ये क्वेश्चन तो कम से कम आप 50 टाइम 50 बार आप लिखेंगे। ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक ऐसे आ रहा है, ऐसे एक ब्लॉक ऐसे जा रहा है, इसका वेट, जैसे ये है अर्थ, ये अर्थ होगी, ये अर्थ है। तो अर्थ पे जो वेट, कोई भी बॉडी, जैसे ये पेन है, पेन का वेट ग्रेविटी mg टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो mg जो इसका वेट है उसका डायरेक्शन तो हमेशा डाउन रहेगा, टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ की तरफ इसका डायरेक्शन रहेगा। अब इसका कंपोनेंट लेना है, दो कंपोनेंट। ये तो 50 बार लिखेंगे, एक बार नहीं लिखेंगे, 50 बार ही लिखेंगे ये फिगर। और क्वेश्चन बनाते समय इसके मोशन के लॉन्ग फोर्स लिखना सीखिए। कंपोनेंट लेना एकदम इजी है और आपको सीखना है ये सब चीजें, क्योंकि ये रोज का काम है। लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, 12th क्लास। चलिए देखिए, उसका दो कंपोनेंट, जैसे ब्लॉक चल रहा है, ब्लॉक ऐसे स्लाइड करेगा, ऐसे स्लाइड करता है। तो ब्लॉक जो स्लाइड करेगा, जिधर मोशन होता है, मोशन के अलोंग हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। तो एक मैं वेक्टर सोच रहा हूं कि एक वेक्टर इधर की तरफ ले लूं और एक वेक्टर जो होगा इसके परपेंडिकुलर, ये रेड के परपेंडिकुलर, और ये बीच में आना चाहिए, mg बीचों बीच में आना चाहिए, तभी इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनेंगे। रेड और ग्रीन 90 डिग्री होना चाहिए। सो ये है प्लेन के परपेंडिकुलर, ये अलोंग द मोशन। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा 9th क्लास ऐसे सीखे। बताइए, दो लाइन है, दो लाइन के बीच में एंगल है थीटा। नेक्स्ट, सो ध्यान रखिएगा आप, कलर चेंज कर रहा हूं मैं। ये लाइन देखिए, और ये लाइन देखिए, श्योर ये वाला भी एंगल थीटा होगा। वो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री, ये भी ज्योमेट्री खूब यूज होता है फिजिक्स में, कि दो लाइन, जैसे दो लाइन, ब्लैक कलर, ध्यान रखिए, ब्लैक कलर का लाइन, ये ब्लैक कलर का लाइन और ब्लैक कलर का लाइन है थीटा, ठीक है। ब्लू कलर लाइन, एक लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, देखिए एक लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगा और एक लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। तो दो लाइन के बीच में ये ज्योमेट्री था, 9th 10th क्लास का ज्योमेट्री, सिंपल सा, जो काफी यूज होता है फिजिक्स में, कि अगर दो लाइन के बीच में एंगल थीटा है, अगर ब्लैक लाइन के बीच में एंगल थीटा है, तो दोनों का परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला परपेंडिकुलर, जैसे नंबर कर दूं मैं, नंबर जैसे मैंने कर दिया 1, इसको कर दिया 1 2, ब्लू कलर वाला है, मैंने इसको कर दिया ये लाइन 3 और 4। तो 1 और 2 के बीच में एंगल है थीटा, तो दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल थीटा होगा। जैसे 1 का परपेंडिकुलर कौन है, 4 को देखिए, ध्यान से देखिए, 4 परपेंडिकुलर है 1, ये सिंबल हो गया परपेंडिकुलर का, और 3 जो है वो परपेंडिकुलर है 2, ऐसे चेक कर लीजिए आप। सो दो लाइन के बीच में, अगर दो लाइन है उनके बीच में एंगल थीटा है, तो दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल थीटा ही होता है। ये लाइन भी कई बार आएगा आपको, ठीक है। तो अब बताइए, तो अगर ये एंगल ब्लैक वाला ये एंगल थीटा है, तो श्योर ये वाला एंगल, क्योंकि दो लाइन है, दोनों, इसका परपेंडिकुलर mg और इसका परपेंडिकुलर ग्रीन वाला, श्योर एंगल थीटा होगा। बस इतना मिल गया, मेरा तो काम हो गया। एंगल साइड कॉस,
अदर साइड साइन। ये आप 50 बार तो आप लिखेंगे, 50 तो कम बोल रहा हूँ, 100 बार आप लिखेंगे। ये आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इस साइड mg cos थीटा। बार बार आपको बोलता हूं कि ये एक कोडिंग है कि एंगल साइड cos थीटा, एंगल साइड cos थीटा का कंपोनेंट लेना है, अदर साइड साइन। सो mg sin थीटा। ओके, बहुत कॉमन है ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मतलब दो कंपोनेंट लेना है, परपेंडिकुलर लेना है, वेक्टर बीच में रहेगा और दोनों कंपोनेंट एक लेना है अलोंग द मोशन, एक परपेंडिकुलर मोशन। ये तो 100 बार कम से कम लिखेंगे आप। तो ये सब ज्योमेट्री छोटा छोटा जानिएगा। 8 9 9 में देखिए आपको वैसे ये वाला आप थ्रेड का भी क्वेश्चन खूब बनाएंगे। मान लीजिए कि ये एक थ्रेड है, अटैच है, यहाँ से ये वर्टिकल से एंगल बना रहा है, यहाँ पे थीटा, ये थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल से। ये बॉल है, बॉल का लगने वाला है नीचे की तरफ mg, वो तो ग्रेविटी है, नीचे लगेगा। रस्सी है, ये थ्रेड है, ये रस्सी है, थ्रेड रस्सी में लगता है टेंशन, पढ़ेंगे आप, रस्सी के अंदर लगता है टेंशन फोर्स, यह टी को बोलेंगे आप टेंशन फोर्स। टी जो है वो है टेंशन फोर्स। ठीक, ज्योमेट्री देखेंगे, ज्योमेट्री सिंपल सा, आप जानते हैं कि ये अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे वर्टिकल कर दूं, ऐसे इस तरह कर दूं, ऐसे, और इसको मैं एक ग्रीन कलर से कर दूं, ऐसे ऐसे बना दूं, ये तो इस टेंशन का दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपको लिखना होता है। और 9th क्लास 10th क्लास ये जानते हैं हम लोग कि अगर ऐसा है, इस तरह से है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो श्योर ये वाला भी एंगल थीटा होगा, ये जानते हैं, ये एंगल थीटा होना है। तो आप देख लीजिए, अगर ये एंगल थीटा है तो श्योर ये वाला एंगल जो होगा वो थीटा होगा, और इस साइड का जो कंपोनेंट हो गया एंगल साइड कॉस, तो टी कॉस थीटा, और जो ये कंपोनेंट हो गया उसका नाम हो गया टी साइन थीटा। तो ये ब्रेक करना, किसी भी वेक्टर का, किसी फोर्स का दो कंपोनेंट बनाना, ये डेली का काम है। न्यूमेरिकल भी है, छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो ये सीखिए आप। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए आपके पास एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई, ये है एक्स वाई प्लेन है, ऐसा कोई भी वेक्टर है, ये है एंगल थीटा, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर एक्स। ये जो कंपोनेंट दिख रहे हैं उसको आर एक्स बोलते हैं। सो आर एक्स आप जानते हैं, आर एक्स इज इक्वल टू, इसको बोल सकते हैं आर कॉस थीटा, ऐसे, और इसको बोलते हैं आर वाई। ये कंपोनेंट जो होगा ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, तो ये है आर वाई। तो आर वाई जो कंपोनेंट है उसको हम लोग लिखते हैं आर साइन थीटा। ये सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यही आर एक्स एंड आर वाई जो देख रहे हैं इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। यही है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। as a rectangular component of vector. Component of vector. Of vector R. तो वेक्टर R का ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इन अ प्लेन,
एक्स वाई प्लेन में। ये हो गया आपका। इसमें भी आर एक्स आर वाई का अलग अलग नाम है इसका। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस, जैसे आप इसमें ऐसे लिखना चाहें, तो यह वेक्टर आर और ये थीटा है। और अगर आप ये कंपोनेंट लिखना चाहें आप आर एक्स, ऐसे, तो इसका नाम हम लोग बोलते हैं आर एक्स जो हुआ। आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो ये हम लोग कॉस थीटा इसलिए ले रहे हैं कि मैं बार बार बोलता हूं कि एंगल साइड कॉस लेना है। तो एंगल साइड जो है कॉस, अदर साइड होता तो साइन। इसको आप बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, या इसको एडजेसेंट कंपोनेंट भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं एडजेसेंट कंपोनेंट। सो एडजेसेंट कंपोनेंट, सो एडजेसेंट कंपोनेंट को बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। along x axis, so rectangular component along x axis ऐसे बोल सकते हैं। ये आर वाई रहेगा तो आर वाई को बोलते हैं ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। ये आर एक्स जो है वो एडजेसेंट कंपोनेंट बोलते हैं, आर वाई को ऑर्थोगोनल कंपोनेंट बोलते हैं। नोट करिए। देखिए जो आर वाई आप बनाते हैं ऐसे लिखेंगे, चाहे इस वाई एक्सिस की तरफ भी लिख सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल कंपोनेंट आर वाई। तो आर वाई के लिख लीजिएगा आर साइन थीटा, और एडजेसेंट इसको बोलते हैं, उसको ऑर्थोगोनल कंपोनेंट बोलते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। आर साइन थीटा, इसको ऑर्थोगोनल कंपोनेंट बोलते हैं। सो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। छोटा छोटा पॉइंट एकदम। 12, 13। सो इसका दो कंपोनेंट आप जानते हैं कि इसके ये कंपोनेंट लेंगे तो इस कंपोनेंट को बोलते हैं द आर कॉस थीटा। ये कंपोनेंट हो गया आर कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं आर साइन थीटा। ऐसे आप चाहें तो इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि ये आर एक्स, ये इस कंपोनेंट को आर एक्स कर सकते हैं। क्या आर एक्स आप लिख लीजिएगा और इसको आर वाई लिख लीजिएगा ऐसे।
जहां आप जानते हैं आर एक्स, ये आर एक्स जो है वो आर कॉस थीटा, आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर आपको वेक्टर आर को प्रेजेंट करना हो, जैसे वेक्टर आर को आपको प्रेजेंट करना है, ऐसे लिखना है वेक्टर आर, तो आपको लिखना चाहिए इस तरह से आर एक्स वैक्टर आई प्लस आर वाई वैक्टर जे। अगर वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो ऐसे लिखना चाहिए। या फिर आपको प्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में, तो आपको लिखना चाहिए आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे, ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए इस तरह से। ये प्रेजेंटेशन हुआ। मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड में अंडर रूट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आप मैग्नीट्यूड लिखना जानते हैं वेक्टर का, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। ये सब क्वेश्चन भी कुछ आएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन, उसके लिए प्लान कर रहे हैं। एंगल चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन में देख लीजिए, वहाँ से आप देखेंगे टैन थीटा, टैन थीटा देखेंगे तो टैन थीटा जो है आप चेक कर लीजिए, टैन थीटा हुआ आर वाई बाई आर एक्स। तो ये सब कुछ क्वेश्चन में, छोटा सा क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा कि किसी वेक्टर को प्रेजेंट करना हो, अगर उसके कंपोनेंट हो तो कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे मैग्नीट्यूड लिखना है और कैसे उसका डायरेक्शन डिफाइन करना है। आप जानते हैं कि ये मेरा एक्स और वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन हुआ, ये एक्स वाई प्लेन। ये कंपोनेंट को आप बोलते हैं कि ये जो कंपोनेंट आप बना रहे हैं इसको आप बोलते हैं आर एक्स, और ये जो कंपोनेंट आप बना रहे हैं वर्टिकल, इसको बोलते हैं आर वाई। सो आर एक्स एंड आर वाई। सो हम लोग बोलेंगे कि पूछा जाता है, पेपर में आया हुआ था छोटा सा क्वेश्चन कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर ए वेक्टर इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब है दो एक्सेस, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, और किसी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो एक आ गया आर एक्स, एक आ गया आर वाई। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। सो एक ये छोटा सा रिजल्ट था। सो आप लिख सकते हैं, या ऐसे पूछा जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ रिजोल्यूशन फॉर ए वेक्टर इन अ प्लेन। सो किसी प्लेन में, अगर किसी प्लेन में कितने कंपोनेंट बना सकते हैं, तो ऐसे बोलिएगा टू, दो कंपोनेंट बना सकते हैं। सो लोग बोले कौन कौन सा कंपोनेंट, तो आप बोलिएगा कि अगर एक्स वाई प्लेन है तो वो प्लेन में आप बना सकते हैं आर एक्स कंपोनेंट बना सकते हैं, आर वाई कंपोनेंट बना सकते हैं, लिख लीजिएगा इन एक्स वाई प्लेन में। अगर प्लेन एक्स वाई है तो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएगा। और एक छोटा सा और क्वेश्चन बोला गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फॉर ए वेक्टर इन स्पेस। अगर मैं यहां पे स्पेस की बात करूं तो स्पेस तो 3D हो जाएगा, एक्स वाई और जेड एक्सेस। ये है वेक्टर। अब इसको रिजॉल्व करना है, इसको ब्रेक करना है इन ए स्पेस, प्लेन नहीं, लैंग्वेज देखना है, इन अ प्लेन या स्पेस। प्लेन रहेगा तो प्लेन में दो ही एक्सेस यूज करना है, और ये है स्पेस, 3D स्पेस। ये 3 डायमेंशनल है, एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। तो एक्स वाई एंड जेड एक्सेस में मैक्सिमम रिजोल्यूशन करेंगे कितना, 3। एक वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सेस, दूसरा वाई एक्सेस, तीसरा जेड एक्सेस की तरफ। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन स्पेस। अगर आप स्पेस में करेंगे यही क्वेश्चन तो ऐसा लिखना होगा 3, आर एक्स आर वाई, और साथ में लिखना है आर जेड। ये स्पेस में ब्रेक करके दिखा देता हूं मैं।
नेक्स्ट रिजल्ट में आप 3D रिजोल्यूशन भी सीख लीजिए, है आसान सा, आपका एकदम इजी है। फिगर तो ये रहेगा, या फिगर मैं मिटा देता हूँ, फिर से मैं लिख दूंगा। जैसे आपने 3 रेजोल्यूशन किया है 3D में या स्पेस में, वो भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा रिजल्ट जानना है आपको। सेकेंड, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस और इन 3D और इन 3 डायमेंशन। सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस, स्पेस के बारे में 3 डायमेंशन में हमें रिजोल्व करना है। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना आपको, एकदम आसान सा छोटा सा थ्योरी है इसमें। ये मैथ में ज़्यादा यूज होता है, बट यहाँ भी कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि कई ऑप्टिक्स के क्वेश्चन मैं देखता हूँ इसी के हेल्प से बनता है आपको। तो आप बना लेंगे 3D प्लेन, 3D स्पेस। आप बना लेंगे कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन है और ये है वेक्टर आर। ऐसा बना लीजिए। तो यह एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और वेक्टर आर है, और आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो रिजॉल्व करने में 3 कंपोनेंट आएगा। 3 कंपोनेंट अगर 3 कलर से बनाना होगा मुझे, तो मैं ऐसे बना लेता हूँ। मान लीजिए इसको मैं वेक्टर आर कर देता हूँ, ये है वेक्टर आर। और इसके 3 कंपोनेंट मैं ऐसे बना लेता हूँ। मान लीजिए कि ये है आर along द एक्स एक्सिस, ये आर एक्स है। along वाई एक्सिस ये है आर वाई है। और along जेड एक्सिस ये आर जेड हो, आर जेड ऐसे का, इस तरह से। सो 3 रिजोल्यूशन होगा, क्योंकि स्पेस में आपको 3 फैक्टर होगा, और लिखने का तरीका ऐसा आपको फॉलो करना है कि वेक्टर आर, अगर वेक्टर आर को लिखना है आपको तो ऐसे यूज कर लीजिए। सो वेक्टर आर आपको रीडिंग करना है या राइटिंग करना है, तो आप लिखेंगे आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, ऐसा आई जे के। और अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए इसका, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग को लिखना है अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ये तो ये तरीका है आप वेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए। 3 रिजोल्यूशन होगा, एक तो अलोंग एक्स एक्सिस है, एक अलोंग वाई एक्सिस, तीसरा है अलोंग जेड एक्सिस। प्रेजेंट करने का तरीका ही है। अच्छा, इसमें एक नया टर्म पढ़ना है, वो आपको मैं समझा देता हूँ, है आसान ही। मान लीजिए ये वेक्टर ने यहां से एक्स एक्सिस से बनाया, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है। ये वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से मान लीजिए बीटा एंगल बना रहा है ऐसे, और जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस से मान लीजिए ये गामा एंगल बना रहा है ऐसे, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, ऐसे एंगल बना रहा है। तो आपको थोड़ा सा इसमें एक नया टर्म है वो सीखना है ऐसे। सेलेक्ट अल्फा बीटा एंड गामा और एंगल मेड बाय vector r with x y and z axis। मान लीजिए एक्स वाई और जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है, एक से अल्फा बीटा और गामा। सो इसमें एक टर्म आता है कॉस अल्फा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस अल्फा। अगर कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ठीक है, कॉस जो लीजिएगा, ठीक है,
आर डिफाइंड एज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। इसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। कैसे निकाला जाता है वो बड़ा आसान है, मैं समझा देता हूँ। कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर डिफाइंड एज डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर, ये वेक्टर आर का डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन करता है ऐसा। अब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा कैसे निकालना है वो आसान है। एक मैं दिखा देता हूं, उसके बाद आप दूसरा अपने से बना लीजिएगा। देखिए मैं सिर्फ एक दिखा रहा हूं आपको। मान लीजिए कि ये है आपका एक्स एक्सिस है और आपने बोला है कि ये है मेरा वेक्टर आर है ऐसे, और वेक्टर आर जो है वो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा, ऐसे आपने बताया। और ये जो कंपोनेंट हुआ इसको आपने बोला कि ये कंपोनेंट जो हुआ इसको हम लोग बोलते हैं आर एक्स। ठीक, ये है वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर हुआ, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है आर, आर है ये। तो बताइए कॉस अल्फा, सिर्फ एक ट्रायंगल को देखिए ना, ये छोटा सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल को देखिए, और यहाँ से अगर आप बनाएंगे कॉस अल्फा तो साफ दिख रहा है ये होगा आर एक्स बाई आर। आया कॉस अल्फा इज इक्वल टू आर एक्स बाई आर। ऐसे ही अगर आप कॉस बीटा निकालेंगे, ऐसे ही कॉस बीटा, क्योंकि बीटा वाई एक्सिस से बन रहा है तो आर वाई बाई आर हुआ। ऐसे ही कॉस गामा बनाएंगे, कॉस गामा, तो कॉस गामा जो हुआ वो हुआ आर जेड आर डिवाइड बाई आर ऐसा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यह है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर। अब इसमें एक रिलेशन है जो आपको यूज करना है, ये यूज होता है, ये तो फिजिक्स में क्वेश्चन बनाने में यूज होता है। 3D वेक्टर के लिए 3 डायमेंशनल कंपोनेंट लिखा रहेगा तो उससे आप डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। और इनमें रिलेशन चाहिए तो आप ऐसा करिए कि सबको स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो जरा स्क्वायर करके जोड़िए। मान लीजिए कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा। और जब स्क्वायर करेंगे डिनोमिनेटर तो सब में कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर, यहाँ हो गया आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, ऐसा ये हो गया। ठीक, और आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं कि वेक्टर आर जो है वो है आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड वेक्टर के, और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट होता है अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर, पढ़े हुए हैं आप, आर वाई स्क्वायर आर जेड स्क्वायर, और अगर इसको स्क्वायर कर लीजिएगा दोनों साइड तो आपका हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। सो देखिए आप जब पुट करेंगे तो ये आर स्क्वायर नीचे भी आर स्क्वायर कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन है जो मैथ में भी यूज होता है, फिजिक्स में भी यूज होता है कि 3 डायमेंशनल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन लिखा हुआ है तो उसका तीनों का स्क्वायर करना है कॉस का, तो वो इक्वल टू 1 होता है। सो आपको ज़्यादा यूज करना है 2D वेक्टर ही, बट 3D भी जरूरत पड़ेगा फिजिक्स में आपको। सो आपने यहाँ रिजल्ट देखा कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, ये है रिजल्ट। फॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर ये हो। अब इसमें कॉस स्क्वायर को, कॉस स्क्वायर अल्फा को आप साइन स्क्वायर अल्फा में भी चेंज कर सकते हैं। एक तो ये रिलेशन हुआ, और कई एग्जाम में पूछा जाता है कि हमें साइन स्क्वायर में चाहिए, वो कर लीजिएगा, वो आप अपने कर लीजिएगा। आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जानते हैं आप। चलिए चेंज करते हैं, तीनों को चेंज कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा
1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। राइट साइड में 1 है, 1 दोनों साइड कैंसिल कर लीजिएगा और जैसे रीअरेंज करिए तो आपको यहाँ रिजल्ट आ रहा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा मस्ट बी इक्वल टू 2। कर लीजिए रीअरेंज। तो ये आप दो रिलेशन है जो एग्जाम में डायरेक्ट आता है, कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा के लिए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यही है और कुछ नहीं है। फेमस है 2D के लिए, कभी कभी यूज करना है 3D भी आपको। सो 2D और 3D और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं स्लाइड बना के एक एक करके प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, आपको बनाना है क्वेश्चन। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इतना ही है थ्योरी। इसके बाद हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या आता है इसमें। तो ये क्वेश्चन एक बड़ा कॉमन है, मैंने अभी स्लाइड प्रेजेंट किया था और ये बहुत कॉमन है बट छोटा क्वेश्चन है, एकदम छोटा क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस सी और मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। अगर ये तो 9/10 से भी बना सकते हैं। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो जैसा कि फिगर दिख रहा है तो आप जानते हैं कि वेक्टर ए श्योर वेक्टर ए ऐसे लिखना है और फिर ऐसे वेक्टर बी लिखना है आपको और वेक्टर सी, क्योंकि इसी तरह से हम लोग एडिशन करते हैं। क्योंकि आपको लिखा हुआ वेक्टर ए क्या है तो बी और सी का एडिशन है। तो बी और सी को ऐड करेंगे, देखिए ये वेक्टर बी है और सी ऐसे ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर ए मिलेगा। एक तो ये है और दूसरा है कि इसका मैग्नीट्यूड ऐसा है कि एकदम क्लियर सा दिख रहा है कि आपको दिख रहा है कि ये है मैग्नीट्यूड कितना इसका 5, ये मैग्नीट्यूड 5 है और ये है कितना 4 और ये कितना है आपका 3। तो ऐसे भी तो पता चल रहा है, ऐसे भी आप ज्योमेट्री से भी देखेंगे तो ये एकदम सही है, एकदम सही फिट हो रहा है। ये 3 है और ये 4 है और आप जब ऐसे निकालेंगे तो √3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 और ये आएगा 5 और आ तो रहा है ये 5 तो एकदम सही आ रहा है। तो इस तरह भी पता चल रहा है, ज्योमेट्री से भी पता चल रहा है कि वो मैग्नीट्यूड से भी साफ दिख रहा है। एक तो इससे भी पता चल रहा है, एक मैग्नीट्यूड से पता चल रहा है। कितना इजी है। आप बताइए आपको क्या निकालना है, थीटा। ए और बी के बीच में एंगल निकालना है थीटा, यही तो निकालने के लिए पूछा जा रहा है आपसे। तो हो गया, लीजिए थीटा। किस फॉर्म में आंसर है मैं देख लेता हूँ। तो आंसर है साइन कॉस। किस फॉर्म में भी आपको कॉस के फॉर्म में ले लीजिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा निकाल रहे हैं, कॉस थीटा, तो आप देखेंगे 4/5। सो ऑप्शन में लिखा रहेगा कॉस इनवर्स 4/5। मैंने बताया क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को। तो ये डाटा से बनाना सीखिए, डाटा से ट्रायंगल डिजाइन करना सीखिए। एंगल बिटवीन ए एंड बी कॉस के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, जिस फॉर्म में रहेगा आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर कुछ सेकंड का है बस। अगेन इस तरह का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आया हुआ है सब, ये आता है क्वेश्चन, मेडिकल में आता है। तो ये P + Q = R और डाटा देखेंगे, डाटा से तो एकदम साफ दिख रहा है कि ये 13 कैसे मिलेगा। तो 13 जो मिलता है कैसे, तो 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। तो डाटा से पता चल रहा है आपको, आप जो डाटा लिखा हुआ उससे भी आप बना सकते हैं। तो ये है आपका R = P + Q और एंगल बिटवीन Q एंड R, सो Q R। सो देखिए ऐसे करना है आपको, ये है P + Q, ये वेक्टर P कर लेंगे और ये वेक्टर Q कर लेंगे और ये है वेक्टर R। देखिए ऐसे, तो ये फिट हो गया। R = P + Q, वेक्टर P + Q का सम है। और अगर आपको डाटा चाहिए तो ये भी मैच करके देख लीजिएगा। ये है 13 और ये कितना है, P का वैल्यू कितना है 5 और Q का वैल्यू कितना है 12, सॉरी 12, हाँ यस, ये है 12 यूनिट। अब चलिए हमें क्या चाहिए, एंगल बिटवीन Q एंड R। Q एंड R के बीच में एंगल का मुझे ये डाटा चाहिए, ये थीटा चाहिए।
ऐसे कॉस के फॉर्म में है, तो आप अब यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा दीजिए। कॉस थीटा करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13। सो कॉस थीटा बहुत ज़्यादा इजी है, ये 12/13 कर लेंगे। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। हो गया। नेक्स्ट, देखिए 1 सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन और आंसर मिल रहा है कि आंसर 90 डिग्री है। सो वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो आपको डिजाइन ऐसा करना चाहिए कि ये है वेक्टर a और प्लस वेक्टर b और ये है वेक्टर c। ऐसे डिजाइनिंग ऐसे करना चाहिए आपको। और ये इसलिए कि आपको यहाँ पे नेक्स्ट डाटा लिखा हुआ है ए बी सी में रिलेशन की a है, अगर ये मैग्नीट्यूड है a और ये मैग्नीट्यूड है b, और अगर मुझे ये मैग्नीट्यूड चाहिए c का, तो आप जानते हैं कि c इज इक्वल टू √a² प्लस b²। ये ऐसा। तो ए और बी के बीच में एंगल, ये इंफॉर्मेशन से आप प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में ऐसे डिजाइन करेंगे कि यहाँ श्योर एंगल 90 डिग्री, और यहाँ से भी इंफॉर्मेशन से बनाएंगे तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री आ गया। a² b² c² और ए और बी के बीच में, ये ए और बी के बीच में जो एंगल चाहिए था, ये थीटा जो चाहिए आपको, श्योर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन देखते पता चल गया था। काफी छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि फोर्स ऑफ 3 न्यूटन 4 न्यूटन आर एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन बॉडी। मैंने ड्राइंग कर दिया। परपेंडिकुलर लगाना है, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन परपेंडिकुलर लगाना है। बॉडी का मास है 5 kg और एक्सेलरेशन निकालना है। 1 सेकेंड, आंसर 1 हो गया। कैसे? तो अगर दो फोर्स लग रहा है, जैसे आप बताएं, अभी आपने बताया कि अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है और ये है आपका फोर्स, ये, और इसके दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है ये है 3 न्यूटन, दूसरा कंपोनेंट है इसका 4 न्यूटन, ऐसे, और वो भी दोनों लग रहा है परपेंडिकुलर। अभी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़े थे आप, जिसमें आप चाहे तो लिख सकते हैं एफ रिजल्टेंट फोर्स जो हुआ √fx का स्क्वायर और प्लस fy का स्क्वायर, ऐसे आप प्लान कर सकते हैं। √fx² और fy² रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो हुआ। सो आप रिजल्टेंट फोर्स में लिख सकते हैं कि √ यहाँ पे है 9 और प्लस 16। सो रिजल्टेंट फोर्स जो हुआ √25 और रिजल्टेंट फोर्स जो हुआ ये है 5 न्यूटन, और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास है 5 kg, सो 5 इंटू ए इज इक्वल टू 5। सो एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन, और है 4-5 क्वेश्चन और देखते हैं। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है आपका। लिखा हुआ है वन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं। वन कंपोनेंट लिखा हुआ 40 km/h। नाउ अदर कंपोनेंट चाहिए। मान लीजिए कि ये Vx है, मान लीजिए ये Vx हुआ और मुझे चाहिए था वेलोसिटी अलोंग द y, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में एक x दूसरा y, और रिलेशन जानते हैं कि वेलोसिटी जो हुआ वो √ होता है Vx² प्लस Vy²। बाकी आप स्क्वायर करेंगे v² कर लेंगे, तो ये हुआ Vx² प्लस Vy²।
सॉल्व कर लीजिएगा, वी स्क्वायर हुआ, सो 80 मल्टीप्लाई बाय 80, वी एक्स है 40 मल्टीप्लाई बाय 40 और ये वी वाई स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिएगा। सो 80 इंटू 80 माइनस 40 40, तो 40 40 कॉमन ले लीजिए, 40 इंटू 40 कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ 2 2 4 माइनस 1 3 हो गया। सो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जो हो गया रूट लेंगे तो यहाँ 40 और रूट 3 हो गया, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, आंसर रहेगा आपका। तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस ऑफ 40 और रूट 3 1.73 और इजी करना है तो 4 एक जीरो हटा लेंगे, 1.73 17.3, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 69.2 कर लीजिएगा, किलोमीटर पर आवर, यूनिट वही रहने दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। 69.2, सो 69.2, ठीक है, आपका आंसर आ रहा है बी, आंसर बी था। सो तो अदर कंपोनेंट, तो ऐसे भी क्वेश्चन रहता है कि एक कंपोनेंट दे देगा रेक्टेंगुलर, अदर निकालना है, रिजल्टेंट लिखा हुआ। नेक्स्ट, सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स 5 डाइन, डाइन आप पढ़े हुए हैं, वो सीजियस यूनिट, ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और सीजियस यूनिट में डाइन हो गया, ये फोर्स है, इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन कौन सा चांसेस है, तो ट्रायल करना है। आप ट्रायल करने के लिए आप जानते हैं कि जो फोर्स है उसका अगर दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा तो उसको प्रेजेंट करने का तरीका है एफ एक्स स्क्वायर और प्लस एफ वाई स्क्वायर, ऐसे हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी फोर्स है यहाँ पे 5, यहाँ पे आप कर लेंगे 5 कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स का स्क्वायर और प्लस एफ वाई का स्क्वायर, ऐसे। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये इस साइड 25 आ जाएगा और इसमें हम लोग को एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर ट्रायल करना है कि कौन कौन सा चांसेस हो सकता है। तो नहीं होगा नहीं होगा, क्लियर सा ये होगा ये होगा, 9 और प्लस आप जानते हैं कि 25 इज इक्वल टू ये 9 और प्लस 16, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर आ गया, सी। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप रीड करेंगे और फिगर यही बन रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, जिसका डायरेक्शन 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल से 60 डिग्री है। वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स चाहिए, आप तो जानते हैं एंगल साइड कॉस, एक सेकेंड का क्वेश्चन हो गया ये, तो ये फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस, एंगल साइड कॉस होता है, तो ये एंगल है, तो एफ कॉस थीटा 60 डिग्री पुट कर लेंगे, एफ का वैल्यू 10 हुआ, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हुआ, तो ये है 5 न्यूटन। क्वेश्चन मैं बताया बहुत छोटा छोटा है और यूज बहुत होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जब लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी 12 के इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे वहां यूज होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एकदम छोटा सा है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट से मैंने ड्राइंग किया है कि एक फोर्स लग रहा है 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से बना रहा है और एफ एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो लिखा हुआ फोर्स वो लिखा हुआ 50 न्यूटन, और फोर्स अलोंग द वर्टिकल, वर्टिकल डायरेक्शन में मुझे फोर्स चाहिए। आसान सा क्वेश्चन है। आप उस फिगर को आप ऐसे भी तो प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये मेरा एक्स एक्सिस हुआ, ये मेरा वाई एक्सिस हुआ, ये है मेरा फोर्स लग गया, ये ब्लॉक पे फोर्स एफ है, एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री, ऐसे, ठीक है। और इस साइड का जो कंपोनेंट है वो है एफ एक्स, सो एफ एक्स जो है वो है आपका 50 न्यूटन, ये लिखा हुआ है।
और मुझे ये वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, ऐसे चाहिए, तो एक लाइन में ऐसे बन जाएगा। ये है एफ वाई चाहिए, तो क्यों नहीं इस ट्रायंगल को देखते हुए हम लोग क्या लगाते हैं, tan लगा देते हैं, tan 60 डिग्री लगा देते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे tan लिख दूँ 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, जस्ट ट्रायंगल को देखिए, एफ वाई बाई एफ एक्स, tan 60 डिग्री √3, एफ वाई और एफ एक्स हो गया 50, हो गया। आंसर में ये रहेगा, चेक कर लीजिएगा, नहीं तो सॉल्व करना है सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करना हो तो बना लीजिएगा। एफ वाई 50 1.73, $17.3, सो ये है फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यही था। क्वेश्चन भी देख रहे हैं कितना इजी है। ये ब्रेक करना आपको सीखना है कि एंगल साइड कॉस, अदर साइड साइन, ये काफ़ी यूज होगा। ठीक है, सो ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, उसी से रिलेट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सो एडिशन ऑफ वेक्टर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है और वो भी जरूरत पड़ेगा, कई टॉपिक में उसका भी एप्लीकेशन होता है। सो नेक्स्ट क्लास